हेलो एवरीवन। आज हम NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो पहले चैप्टर में है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से डिराइव होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो डेफिनेशन क्या है? ये डेरिवेटिव इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पहले मैं ये कह देती हूँ कि डेफिनेशन से जो मतलब डेरिवेटिव में जो लोग नया है उसको डेफिनेशन पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो डेफिनेशन पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर मैं डिटेल्स में समझा दूँगी एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सो ए डेरिवेटिव इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट or a product whose value is derived from the value of some other asset known as the underlying asset. Okay, now अभी मैं अगर इस सेंटेंस में मैंने कौन सा वर्ड अंडरलाइन किया? कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट और अंडरलाइंग एसेट। अभी कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइंग एसेट ये क्या है? ये डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ओके, सपोज कीजिए एक फ्लैट है। ओके, इस फ्लैट की करंट मार्केट प्राइस है ₹20 लाख। करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस फ्लैट इज ₹20 लाख। ओके, सो नाउ सपोज कीजिए कि इस फ्लैट की ओनर है पर्सन ए एंड इस फ्लैट को खरीदना चाहते हैं पर्सन बी। एंड इस फ्लैट की जो प्राइस है ₹20 लाख, वो किस दिन में इस फ्लैट की प्राइस 20 लाख है? भी सपोज कीजिए कि 1 फरवरी 2025 फ्लैट की ओनर है पर्सन ए एंड इस फ्लैट को खरीदना चाहते हैं पर्सन बी। ओके, सो पर्सन ए के पास फ्लैट है और पर्सन बी फ्लैट खरीदना चाहता है। क्लियर? लेकिन दोनों आज फ्लैट की एक्चुअल सेल नहीं करते। दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ओके, तो दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा अभी। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। सो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि सपोज कीजिए आज डेट है 1 फरवरी 2025, तो इसके 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर 1 फरवरी 2026। ओके, 1 फरवरी 2026 को ए बी को ये फ्लैट 20 लाख में बेचेगा, चाहे उस समय फ्लैट की मार्केट प्राइस कुछ भी हो। ओके, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? मैंने बोला इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1 फरवरी 2026 को ए बी को ये फ्लैट 20 लाख में बेचेगा, चाहे उस समय फ्लैट की मार्केट प्राइस कुछ भी हो। ओके, तो 1 फरवरी 2026 को चाहे इस मार्केट का चाहे इस फ्लैट की प्राइस 25 लाख हो, 30 लाख हो, 15 लाख हो, जो भी प्राइस होगा ये फ्लैट बी को 20 लाख में ही सेल करेगा। ओके, तो यहाँ पे फ्लैट इज द अंडरलाइंग एसेट। ओके, फ्लैट क्या है? फ्लैट यहाँ पे एक अंडरलाइंग एसेट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है डेरिवेटिव। सो डेफिनेशन क्या था कि डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट और ए प्रोडक्ट। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट नोन एज द अंडरलाइंग एसेट। तो यहाँ पे अदर एसेट क्या है? यहाँ पे अदर एसेट है फ्लैट। यस, फ्लैट इज द अंडरलाइंग एसेट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ दिस फ्लैट। ओके, सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि डेरिवेटिव का वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होता है। ओके, डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन डेरिवेटिव। ओके, सो डेरिवेटिव के मतलब खुद का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पर ही डिपेंड करता है। जैसे देखो इस कॉन्ट्रैक्ट का खुद का कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू इस फ्लैट मतलब अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड है। ओके, सो ये है डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग। अब इसके बाद हम जब डेरिवेटिव का प्रोडक्ट समझेंगे, मतलब
फॉरवर्ड, फ्यूचर स्वैप्स, तब हम और भी डिटेल्स में समझेंगे करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है। अब हम डेरिवेटिव्स का कुछ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, डेट्स एंड इवेंट्स। यू डोंट नीड टू मेमोराइज ह्यूज हिस्ट्री। हम सिर्फ कुछ कुछ की इवोल्यूशन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। ओके, डेरिवेटिव एक्चुअली कैसे आया था, मतलब एकदम एक सेंटेंस में ही मैं बताऊंगी। तो इस राइस का प्राइस फिक्स करने के लिए ये फार्मर क्या करते थे, एक फ्यूचर एग्रीमेंट करते थे। तो इस ऐसे ही आया डेरिवेटिव। एंड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब पहले क्या होता था कि सपोज कीजिए एक फार्मर है, वो फ्यूचर में कुछ मतलब मान लीजिए कुछ राइस डिलीवर करने के लिए, मतलब चावल डिलीवर करने के लिए एक प्राइस फिक्स करते हैं। ओके, सो तो फ्रॉम सो ऐसे ही डेरिवेटिव का कंसेप्ट आया था। ओके, सो बेसिक पर्पस क्या था कि प्राइस सर्टेनिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस को सर्टेन करने के लिए एंड रिस्क को मैनेज करने के लिए। ओके, फिर पहले क्या हुआ था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुआ था। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज, मैंने जब एक एग्जांपल दिया ना, दो पार्टीज के बीच में ही होता था। जब हम फॉरवर्ड पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो इसके बाद ही पढ़ेंगे, मतलब इवोल्यूशन पढ़ के फिर हम फॉरवर्ड फ्यूचर पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस, जैसा यहाँ पे फ्लैट की प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या था 20 लाख। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ट्रांजैक्शन करने के लिए एग्री करते थे। ओके, सो फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि कोई पार्टी अगर डिनाई करे, मतलब ए अगर रिफ्यूज़ करे और बी अगर रिफ्यूज़ करे, तो अदर पार्टी फेस काउंटर पार्टी रिस्क, राइट। सो इसके लिए, मतलब ये फिक्स करने के लिए फिर आया क्या, फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, आप लोग जो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग को पता होगा कि फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट फॉर नॉलेज, 1995 में एनएससी was incorporated. Okay, incorporated. The National Stock Exchange was incorporated in 1992. Okay, 1996 में NSE commenced equity trading. सेबी ने नवंबर 1996 में डॉक्टर एलसी गुप्ता की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी। ओके, इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं, और अगर शुरू करनी है तो इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। इसलिए सेबी ने डॉक्टर एलसी गुप्ता की एक कमिटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एलसी गुप्ता, एक कमिटी वॉज क्रिएटेड। ओके, सो ये कमिटी इसी बात को स्टडी करने के लिए बनाई गई थी कि इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट को एक फिक्स्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किया जाए और डेरिवेटिव को सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया जाए। ओके, फिर जून 1998 में सेबी ने सब्सिक्वेंटली फिर एक कमिटी बनाई, जो कि था प्रोफेसर जे.आर. वर्मा की, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर जे.आर. वर्मा। ओके, ये कमिटी एक्चुअली क्या था, ये कमिटी एक्चुअली थी रिस्क को कैसे कंट्रोल करे। क्या हुआ इस पर, मतलब फर्स्ट क्या हुआ, डेरिवेटिव इंट्रोडक्शन करने का डिसीजन आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या है, डेरिवेटिव में लेवरेज होता है, इसीलिए रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। रिस्क को कैसे कंट्रोल करें, इसीलिए सेबी ने 1998 को प्रोफेसर जे.आर. वर्मा के अंडर एक ग्रुप बनाया। इसका मेन फोकस क्या था, इसका मेन फोकस था कि रिस्क कंटेनमेंट इन द डेरिवेटिव मार्केट। ओके, इसमें स्पेशली इंडेक्स फ्यूचर के लिए रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स रिकमेंड किए हैं। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, नंबर 1, इनिशियल मार्जिन। मार्केट में एडवर्स प्राइस मूवमेंट होने पर
पॉसिबल रिस्क को कवर करने के लिए सफिशिएंट मार्जिन रखा जाए। हम जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो प्राइस मतलब एवरी माइक्रो सेकेंड में प्राइस मूवमेंट होता है, तो उस प्राइस मूवमेंट होने पर पॉसिबल रिस्क हो सकता है। तो पॉसिबल रिस्क को कवर करने के लिए एक सफिशिएंट मार्जिन रखने के लिए इनिशियल मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, देन लिक्विड नेटवर्थ। क्लियरिंग मेंबर्स के पास जो मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, जो ये इस मतलब इक्विटी डेरिवेटिव्स के सिलेबस में एकदम लास्ट में आई थिंक है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में, तो वही हम डिटेल्स में जानेंगे। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या क्या करता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी ये पढ़ लीजिए कि क्लियरिंग मेंबर्स के पास सफिशिएंट लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए। ये रिकमेंड किया था क्या किस ग्रुप में, किस कमेटी ने? डॉक्टर जे आर वर्मा कमेटी ने। देन एक्सपोजर लिमिट्स। क्लियरिंग मेंबर्स के एक्सपोजर लिमिट पर होना चाहिए, क्लियरिंग मेंबर्स के एक्सपोजर पर लिमिट होनी चाहिए। देन पोजीशन लिमिट्स। एक पार्टिसिपेंट कितनी पोजीशन होल्ड कर सकता है उस पर लिमिट्स। ओके, तो ये सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को कुछ समझ में नहीं भी आ सकता है, तो हम जब पूरा इक्विटी डेरिवेटिव्स का सब चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा सब। ओके, देन 5 क्या था? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ट्रांसपेरेंसी। क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स नो। तो आप सिर्फ ये पॉइंट ही याद रखिए अभी कि डॉक्टर जे आर वर्मा कमेटी ने क्या क्या किया था। मेजर्स फॉर रिस्क कंटेनमेंट, इनिशियल मार्जिन, लिक्विड नेटवर्थ, एक्सपोजर लिमिट्स, पोजीशन लिमिट्स, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ट्रांसपेरेंसी। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। ओके, सो पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इट इज़ ए कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल ऑन अंडरलाइंग एसेट एट ए सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस दैट इज़ प्री डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने पहले जो एग्जाम्पल बताया था, तो इसमें क्या था? 1 फरवरी 2025 को इस फ्लैट की करंट प्राइस था 20 लाख। पर्सन ए फ्लैट का ओनर था एंड पर्सन बी फ्यूचर में फ्लैट खरीदना चाहता है। ओके, सो दोनों क्या एग्री करते हैं यहाँ पे कि 1 फरवरी 2026 को ए बी को फ्लैट 20 लाख में बेचेगा, चाहे उस दिन फ्लैट की मार्केट प्राइस कुछ भी हो। तो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक आइडिया है। तो अगर 2026 में प्राइस 25 लाख हो गई, तो बी कहेगा कि मुझे ₹20 लाख में फ्लैट मिल रहा है, जबकि मार्केट प्राइस 25 लाख का है। तो ये बी क्या करेगा कि 20 लाख में फ्लैट खरीद के 25 लाख में बेच देगा। यहाँ पे इसका मतलब 5 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्राइस 15 लाख हो गई, तो ए कहेगा कि मुझे 20 लाख मिल रहा है, जबकि मार्केट प्राइस है क्या? 15 लाख। ओके, तो तब ए को बेनिफिट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड की बात में, फॉरवर्ड क्या है? दो पार्टीज़ के बीच प्राइवेट एग्रीमेंट है, फ्यूचर में प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ट्रांजैक्शन। ओके, सो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो मेन पॉइंट है वो क्या है? जो बोथ पार्टीज आर कमिटेड एंड ऑब्लाइज्ड। ओके, दोनों पार्टीज ही कमिटेड हैं ये कॉन्ट्रैक्ट को मतलब एक्सरसाइज करने के लिए। एंड दिस इज OTC कॉन्ट्रैक्ट। OTC मतलब ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मीन्स मतलब यहाँ पे है ए, यहाँ पर है बी, ए एंड बीच के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, मतलब इसके मतलब ए एंड बीच में और कोई थर्ड पार्टीज नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है कि ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, एंड थर्ड इज नो थर्ड पार्टीज आर इन्वॉल्व। जो मैंने अभी बताया कि ए एंड बी के बीच में ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी और कोई रेगुलेशंस नहीं है। ओके,
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क भी हो सकता है, मतलब अगर ए और बी दोनों में से कोई अगर नहीं करे कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मतलब एक्सरसाइज करने का, तो ये तो फिर अगर ए कहे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सरसाइज करना है, तो बी मतलब बी का लॉस हो जाएगा और फिर ए का भी हो सकता है। काउंटर पार्टी रिस्क एक्चुअली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि बायर और सेलर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब इमेजिन करो कि हर बायर और हर सेलर इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, तो एक्सचेंज कहता है कि हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ओपीसी कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब ओवर द कॉन्ट्रैक्ट था, ये 2 पर्सन के बीच में हो रहा था। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पार्टीज नहीं था, कोई मतलब रेगुलेशन नहीं था, एंड ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब ये एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है ये, राइट। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या था? काउंटर पार्टी रिस्क था। तो इसमें डिसएडवांटेज का क्या था? काउंटर पार्टी रिस्क था। तो फिर आया क्या? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड एक्सेप्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज रेदर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन 2 पार्टीज। मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है। आप लोग जो डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो उसको पता होगा कि डिलीवरी मतलब क्या, एक्सचेंज में मतलब एनएससी में हम ट्रेड करते हैं डिलीवरी में, राइट। तो एनएससी क्या है? एक एक्सचेंज है। तो एक्चुअली फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में डिफरेंस क्या है? पूरा सेम है, बस फॉरवर्ड था 2 पार्टीज़ के बीच में, एंड फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। मतलब एक्सचेंज थ्रू होता है ये ट्रेड। हम जब ट्रेड करते हैं डिलीवरी में तो एक एक्सचेंज रहता है ना। मान लीजिए पहले क्या था? पहले कॉन्ट्रैक्ट में मैं जो एग्जांपल मैंने दिए थे, तो इसमें ये था एंड बी था, इसके बीच ए एंड बी के बीच कोई नहीं था। बट फॉर फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में ए भी है एंड बी भी है, बट इसके बीच में क्या है? एक्सचेंज है, ओके। क्या है? एक्सचेंज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है? ए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है एंड ए एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है? फ्यूचर या फॉरवर्ड? ऑब्वियसली फ्यूचर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। एक है फॉरवर्ड क्या है? कस्टमाइज्ड ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है, एंड फ्यूचर है स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। फिर आता है स्वैप, ओके। सो डेफिनेशन क्या है? ए स्वैप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन 2 पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू ए प्री अरेंज फार्मूला। तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्वैप में, ओके। स्वैप क्या है? एक्चुअली पहले नहीं, स्वैप को फ्लैट एग्जांपल से समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो लेट्स यूज अ लोन एग्जांपल, ओके। सो पर्सन ए है, पर्सन ए ने एक बैंक से लोन लिया है, ओके। तो लोन लिया है तो लोन चुकाने में ज़रूर इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो जो लोन लिया है उसका एक इंटरेस्ट है यहाँ पे, राइट। एंड इंटरेस्ट अगर है, ये बैंक है, बैंक में जो इंटरेस्ट है वही उसको देना पड़ेगा, मतलब ए को देना पड़ेगा। बट ए सोचता है कि मतलब ए का डर है कि फ्यूचर में ये इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा, ओके। एंड फिर पर्सन ए है, सॉरी पर्सन बी है, ओके। बी के पास ऑपोजिट सिचुएशन है। बी के पास एक फिक्स्ड रेट पेमेंट है, ओके, फिक्स्ड रेट पेमेंट है। लेकिन बी के पास क्या है? फिक्स्ड रेट पेमेंट। तो इस फिक्स्ड रेट पेमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो मतलब नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। तो बी सोचता है कि अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में गिर गए तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। ये सोचता है कि इंटरेस्ट रेट अगर मतलब बढ़ गया तो उसका क्या होगा? मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड बी के पास क्या है? फिक्स रेट पेमेंट है। तो बी सोचता है कि अगर फ्यूचर में गिर गए इंटरेस्ट रेट तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। सो अब क्या होगा कि ए एंड बी एक एग्रीमेंट में आते हैं कि वो फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सचेंज, जिसको क्या कहते हैं? स्वैप करेंगे, ओके। तो क्या होगा फिर ए क्या करेगा? ए
pays fixed rate and B pays floating rate. बी जो पेज कर रहा है फ्लोटिंग रेट वो था एक का इंटरेस्ट, राइट, क्योंकि ए ने जो लोन लिया था बैंक से, उसके इंटरेस्ट मतलब बढ़ भी सकता था, राइट, तो वो फ्लोटिंग था. तो यहाँ पे आप क्या होगा कि ए को प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम राइजिंग फ्लोटिंग रेट्स एंड बी टेक्स द फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर, राइट. बट यहाँ पे दोनों अपने अंडरलाइन जो लोन है उसको एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं करते. दे आर स्वैपिंग कैश फ्लो ऑब्लिगेशंस. ओके, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ स्वैप. तो ए ने जो लोन लिया है, मान लीजिए ए ने 10 लाख लोन लिया है. ओके, सो ए ने बैंक से जो 10 लाख का लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है. ओके, सो वेयर ए डज नॉट ट्रांसफर द 10 लाख लोन टू बी, द लोन रिमेन्स विथ एस बैंक. ये दोनों सिर्फ एक्सचेंज कर रहा है क्या, इंटरेस्ट रेट कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू द स्वैप एग्रीमेंट. ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया. तो स्वैप में क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है. ये है एक सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एंड स्वैप क्या हेल्प करता है मार्केट में, हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद द वोलाटाइल इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी रेट्स एंड कमोडिटी प्राइसेस. ओके, तो वन सेंटेंस में मैं फिर से ये तीनों एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ. तो फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड क्या है, आज एग्रीमेंट करो एंड फ्यूचर में प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ट्रांजेक्शन. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड जैसा ही है, फॉरवर्ड जैसा कॉन्ट्रैक्ट लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड और एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट. एंड स्वैप क्या है, स्वैप है फ्यूचर कैश फ्लोज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना. क्या एक्सचेंज करना, फ्यूचर कैश फ्लोज. यहाँ पे है फ्यूचर कैश फ्लोज. ओके, सो ये था आज का सेशन. सो आई होप कि आज का पहले सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स के बेसिक कंसेप्ट्स को समझा. एंड नेक्स्ट सेशन में हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स. ओके, नेक्स्ट सेशन वी विल रीड अबाउट मार्केट पार्टिसिपेंट्स. सो नेक्स्ट सेशन में हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हेजर्स, ट्रेडर्स जिसको स्पेकुलेटर कहते हैं, एंड आर्बिट्रेजर्स. ओके, सो इस तीनों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में विथ एग्जाम्पल. ओके, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and stay connected for more finance and NISM related videos. Okay.